इस वक्त की बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से युद्ध जारी है, उसी में बूचा नरसंहार को लेकर पूरी दुनिया रूस के खिलाफ। और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड किया गया। हालांकि भारत का रुख भी आपको बताना यहां पर जरूरी हो जाता है कि भारत ने इस वोटिंग में शिरकत नहीं की थी। यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत समेत कुल 58 ऐसे देश थे जो वोटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिन देशों ने वोटिंग की उसके बाद यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड करने पर मोहर लग गई है। आशीष, ये बड़ा झटका रूस के लिए बहुत बड़ा, और ये विश्व को दो खेमे में बांटने के लिए बहुत बड़ी खबर है। इट्स अ बिग न्यूज ग्लोबली। आप देखें, अमेरिका का ये प्रस्ताव था कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस पर वोटिंग कराई जाए ताकि रूस को बूचा इंसिडेंट, आप बिल्कुल सही जिक्र कर रही थी, उसके बाद उसका हवाला देकर के अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा था और 193 मेंबर नेशंस को इस पर वोट करना था। बड़ी बात यह है कि 93 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया रोमाना, और 24 देश ऐसे थे जिन्होंने खिलाफ वोट किया। 58 जिसका आपने जिक्र किया जिन्होंने एब्सटेन किया, भारत भी उसमें एक था। निश्चित तौर पर भारत ने एक बार फिर से वही पोजीशन लिया है कि पीस को मौका दिया जाए, रूस के खिलाफ जाना नहीं चाहता। लेकिन ग्लोबली ये बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका के प्रस्ताव पर आखिरकार यूएन ने वोट किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, और रूस को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर कर दिया गया। रूस का अगला कदम अब क्या हो सकता है प्रणय? निश्चित रूप से रूस इस चीज को डिस्क्रिमिनेशन करार देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में वो अभी भी सदस्य है और सिक्योरिटी काउंसिल में पहला मौका होगा रोमाना के सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मेंबर इस तरीके से कोने में घिरा कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। और रूस की सिचुएशन निश्चित रूप से डिफिकल्ट होती है, लेकिन जिस तरीके का जिसका जिक्र आशीष कर रहे हैं कि दुनिया खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है, यह निश्चित रूप से एक बड़ी खबर इस लिहाज से है कि यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर भी सवाल उठा रही है, सिक्योरिटी काउंसिल पर सवाल उठा रही है। ज़ेलेंस्की जिस पे का जिक्र कर रहे थे कि सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र संघ का रिफॉर्म होना चाहिए, यह निश्चित रूप से उस तरफ भी इशारा कर रही है जिसकी बात भारत भी उठाता रहा है कि ग्लोबल रेलेवेंस जो है उसके नजरिए से संयुक्त राष्ट्र संघ में अब बदलाव की जरूरत है। लेकिन यह बड़ी खबर निश्चित रूप से इस लिहाज से है, रूस यदि घिरता हुआ नजर आता है तो ये दुनिया की व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती खड़ी करेगा। आशीष, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, दुनिया देख रही है किस तरीके से उसमें यूक्रेन पर रूस जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित किया गया है, ये तो यूक्रेन की बड़ी जीत है। निश्चित तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपने आप को साइड किया था और खुलकर के ये कहा था कि रूस पे लगातार सैंक्शंस के साथ साथ एक के बाद एक कदम उठाए जाएंगे रूस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, और कोई भी देश अगर रूस के साथ खड़ा रहा तो अमेरिका उसके खिलाफ भी जाएगा। आपको याद दिला दूं रोमाना, 4 दिन पहले डिप्टी एनएसए अमेरिका के भारत का दौरा करके गए थे। तब उन्होंने भारत को भी ये चेतावनी दी थी कि रूस के पक्ष में कोई पोजीशन नहीं लेना है, लेकिन भारत का अपना नॉन लाइन पोजीशन है जिसको देखते हुए भारत ने एक बार फिर से ये पोजीशन लिया। निश्चित तौर पर आपका निष्कर्ष मैं पूरी तरह से एसोसिएट करता हूं कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खड़ा होना चूज किया है, और रूस के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई जिसका जिक्र प्रणय कर रहे थे, रूस खुद एक परमानेंट सदस्य है, उसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बाहर कर दिया गया। क्योंकि प्रणय, आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि नहीं भूलना चाहिए कि इस तरीके से ज़ेलेंस्की जो है वो मुखर होकर इस बात को दोहरा रहे थे कि साहब कोई मतलब नहीं रह जाएगा यूएनएचआरसी का अगर इसमें रूस बना रहता है। यूएनएचआरसी से या तो आप रूस को बाहर कीजिए या फिर आप यूएनएचआरसी को ही भंग कर दीजिए। यहां तक ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान दिया गया था प्रणय। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान जरूर दिया गया। रूस की तरफ से जो कार्रवाई हुई वो अभी तक रुकी नहीं है, लेकिन दुनिया की एक नाकामी भी सामने आई है। ये कार्रवाई जरूर हुई है, रूस को के खिलाफ गोलबंदी की कार्रवाई हुई है, रूस के खिलाफ प्रस्तावों की कार्रवाई हुई है, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निकालने की कार्रवाई हुई है, लेकिन यूक्रेन के उस दर्द को कम करने की फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब तक ये लड़ाई रुकती नहीं है, रूस यूक्रेन में विध्वंस का सिलसिला जारी है और वहां एक इनइफेक्टिवनेस जो ग्लोबल सिस्टम की है वो भी सामने आई है। आप बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आए। मुझे लगता है इसी पर जरा आशीष का हमें रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि आशीष, अब सवाल यही है कि ये जो सेटबैक रूस को लगा है, ये जिस तरीके से दुनिया की खेमेबंदी रूस के खिलाफ हुई है, क्या अब इसका घुमा फिराकर इनडायरेक्ट नतीजा एक बार फिर से यूक्रेन को ही भुगतना पड़ेगा? रूस यूक्रेन के खिलाफ इस जंग में क्या और आक्रामक हो सकता है अब? देखिए, अभी तक जो ट्रेंड है उसका मुझे लगता है कि वो उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। आपका आकलन सही है। मुझे लगता है कि रूस अब, जैसे पहले ही रूस ने पोजीशन लिया था, इस वोट से पहले भी रोमाना रूस ने ये कहा था कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी देश हमारे खिलाफ पोजीशन लेता है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यूक्रेन तो सेंटर में है जिससे उसका झगड़ा चल रहा है, जिससे उसकी लड़ाई चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये मिलिट्री अग्रेशन आने वाले दिनों में रूस की तरफ से, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से आप और ज़्यादा देखेंगे। और ऐसे में जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि पूरा विश्व जो है दो खेमे में बढ़ जाएगा, और कैसे आप यूक्रेन को बचाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज पूरे विश्व के सामने हमारे आकर के खड़े होने वाले हैं।
और ऐसे में अब प्रणय उपाध्याय यहां से इस युद्ध के अंत को लेकर जो बार बार सवाल पूछा जाता है कि साहब इस युद्ध का अंत कब, आखिरकार कैसे खत्म होगा ये युद्ध, अब इसके बाद तो आप रूस से किसी तरीके की कोई उम्मीद कर नहीं सकते। निश्चित रूप से ये खेमेबंदी की बात जिसका जिक्र आशीष कर रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है और इसमें भारत के लिए भी चुनौतियां कई लिहाज से बढ़ती हैं क्योंकि उसके इंटरेस्ट रशिया के साथ भी जुड़े हुए हैं और उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ भी है और ऐसे में भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में दोनों पावर्स को बैलेंस करना होगा और ये खेमेबंदी जितनी बढ़ती जाएगी चुनौती बढ़ती जाएगी। जहां तक लड़ाई खत्म करने का सवाल है, आपको पता है रोमाना की लगातार कोशिशें चल रही थी। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन कोशिश कर रहे हैं, वहां बातचीत के दौर भी हुए हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से अगर हम देखें तो बातचीत की कवायद के अंदर कुछ लल आया है, कुछ ठंडी हुई है बातचीत की कवायद। एक तरफ लड़ाई का सिलसिला बरकरार है, जो रूस की तरफ से विड्रॉल की प्रोसेस थी वो भी धीमी हुई है, यानी लड़ाई फिलहाल खत्म होने का सिलसिला नजर नहीं आ रहा है और आज 43वां दिन है। ये लड़ाई अब भी उसी शिद्दत के साथ या कह लीजिए उसी दर्द के साथ जारी है जिसका दर्द इस समय यूक्रेन झेल रहा है। और फिर रशिया को जो जख्म आज दिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसके बाद तो रोमाना मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि रशिया अपने पांव पीछे खींचने वाला। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ बिल्कुल कि ये अग्रेशन जो है वो तो अब और बढ़ेगा ना, क्योंकि रूस की तरफ से तो साफ तौर पर कहा जा रहा था कि साहब बूचा नरसंहार वो तो पल्ला झाड़ रहा है उससे, वो तो कह रहा है कि ये तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, तो ऐसे में तो ये और ज्यादा रूस का जो अग्रेशन है यूक्रेन के खिलाफ वो बढ़ाएगा निश्चित तौर पर। और देखिए रूस को ये बात नागवार गुजरेगी कि अमेरिका के प्रस्ताव पे इतने सारे देश मिलकर के उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं और वो भी तब जबकि खुल करके धमकी दी थी कि जो भी देश हमारे खिलाफ जाएगा हम उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए रूस और अमेरिका के बीच में जो तकरार है, जो आपसी कंपटीशन है, वो पूरा जगजाहिर है, सबको पता है। और फिर से मैं दोहरा दूं कि यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के प्रपोजल पर अगर पूरा विश्व वोट करके ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रूस को बेदखल कर देता, कोई और नेता होता रोमाना मुझे नहीं पता, लेकिन और जोड़ना चाहूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो बयान याद करिए जिसमें उन्होंने पुतिन का नाम पूछे जाने पर उन्होंने कहा था ही इज अ वॉर क्रिमिनल, और उसी चीज को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में साबित करने की कोशिश की है। बूचा नरसंहार को यूक्रेन की तरफ से डिक्टेटर लगातार पहले दिन से जो बाइडेन जो हैं वो पुतिन को इन्हीं तमाम नामों से तो नवाज रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल मुझे लगता है ये यूएनजीए में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसका ब्रेकअप जो अभी आशीष कुमार सिंह बता रहे थे, एक बार फिर से हमें वो दोहरा देना चाहिए। 93 वोट जो है वो पक्ष में पड़े हैं, जिसकी वजह से रूस को निलंबित करने का फैसला लिया गया है यूएनजीए में यूएनएचआरसी से। इसके अलावा 24 वोट खिलाफ में पड़े थे। 58 देश ऐसे जिन्होंने वोटिंग नहीं की और इन्हीं 58 देशों में भारत भी है। प्रणय, हमने भी वोट नहीं दिया। देखिए भारत का शुरू से इस चीज पे रुख है रोमाना। अगर आप सारे प्रस्ताव देखें, भारत किसी एक देश के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर खेमेबंदी के खिलाफ है और भारत का यह कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर कूटनीति से और शांति से बातचीत के जरिए ही समाधान हो सकता है। किसी एक देश के खिलाफ लामबंदी से या हथियारबंदी से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि बातचीत की मेज के ऊपर समाधान निकलेगा। और अनफॉर्चुनेटली इस पूरे कवायद के अंदर बातचीत के जरिए समाधान की कोशिशें फिलहाल कम नजर आ रही हैं या धीमी नजर आ रही हैं, बल्कि लामबंदी और गोलबंदी या हथियारबंदी ज्यादा नजर आ रही है, और जो निश्चित रूप से चिंता का सबब है। लेकिन जिस तरीके से अब दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ये ब्रेकअप भी आप देख रहे हैं, वोटिंग रिजल्ट्स इन फेवर 93, अगेंस्ट 24, एब्सटेंशन 58, मतलब वो देश जिन्होंने वोटिंग नहीं की, जो गैर हाजिर रहे 58, और इसी में एक भारत भी। और ऐसे में आशीष महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब जबकि दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बढ़ती जा रही है, उसमें भारत की भूमिका यहां से और महत्वपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, आपने जो वोट का एक्सप्लेनेशन किया जाता है रोमाना, उस एक्सप्लेनेशन में भारत ने विद इन कोट्स में आपको बता दूं, ऑन साइड ऑफ पीस, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, इसको मेंशन किया है, अपने वोट को एक्सप्लेन किया है। तो मतलब भारत एक बार फिर से इंसिस्ट कर रहा है कि वो चाहता है कि पीस को मौका दिया जाए, डायलॉग को मौका दिया जाए। भारत ये इंसिस्ट करता रहेगा। ऑन साइड ऑफ, दोबारा आप दोहराइए, ऑन साइड ऑफ, दिस इज विद इन कोट, ऑन साइड ऑफ पीस, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। ठीक है, यानी भारत जो लगातार, देखिए अभी कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं बीते रोमाना, जब मतलब रशियन हम शांति से इस पूरे मामले का हल चाहते हैं, हम शांति के साथ हैं। जी बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था, आपको याद होगा 2 रोज पहले ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत से होकर के गए हैं और प्रधानमंत्री ने खुद उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का ये प्रस्ताव आया था अमेरिका का, तो ऐसा लग जरूर रहा था कि भारत रूस के खिलाफ पोजीशन नहीं ले पाएगा, लेकिन रशिया की तरफ से खुल करके चेतावनी आई थी। इस वजह से फैसला करने में मैं आपको ये भी बता दूं
कि आज शाम 5 बजे डॉक्टर जयशंकर और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद ये पोजीशन तय किया गया। यानी कि इंडिया के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट था आखिरी मोमेंट तक ये डिसाइड करना, बट आई थिंक दे हैव स्टक टू देयर ओन पोजीशन, जो मैंने कहा नॉन लाइन रहने का, और इस वजह से भारत ने ये पोजीशन लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर आगे चल करके ये और कंपाउंड होने वाला है और भारत का विश्व के सामने ये चुनौती और बढ़ेगी। एक बात मैं जो पहले पूरी नहीं कर पाया था रोमाना, देखिए कोई और नेता होता रशिया का तो शायद हम एक बार को सोच सकते थे कि इस वोट का इंपैक्ट उस पर आ सकता था। पुतिन वैसे नहीं है, पुतिन इसको अदरवाइज लेंगे और उनका मिलिट्री अग्रेशन और बढ़ेगा। ठीक है, जरा सुना देते हैं कि आज जब ये वोटिंग का वक्त आया तो फिर भारत की तरफ से अपना पक्ष किस तरीके से रखा गया। माफ कीजिएगा, अभी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, थोड़ी देर बाद मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। ये यूएनजीए में वोटिंग हुई है और इससे फैसला ये निकला है कि यूएनएचआरसी जो है, जो संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग है, उससे रूस को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। रूस के लिए ये बड़ा झटका है। अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था और ये पूरा मामला जिस तरीके से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है, उसमें यूक्रेन की तरफ से बूचा नरसंहार को लेकर रूस को कटघरे में खड़ा किया गया था और उसी पर यह फैसला लिया गया है कि यूएनएचआरसी से रूस को निलंबित कर दिया गया है। हम सीधे रुख कर लेते हैं विदेश मामलों के जानकार विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। काटजू सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, ये जो दुनिया में और ज्यादा रूस को अलग थलग किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से? रूस के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है आज जी। रूस एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का और परमानेंट मेंबर को इस तरह ह्यूमन राइट्स काउंसिल से बर्खास्त करना, तो वो वाकई आज रूस में मायूसी होगी, लेकिन मायूसी के साथ साथ क्रोध भी बहुत हो। तो मुझे लगता है कि रूस को जो जलील किया है अमेरिकियों ने और नेटो ने, तो उसका रूस पर असर क्या पड़ेगा ये हमें सोचना है और रूस का अब रुख युद्ध की तरफ क्या होगा ये भी हमें सोचना है, क्योंकि दूरंदेशी तो ये होनी चाहिए कि किसी तरह ये युद्ध समाप्त हो। ये तो जो आग जल रही है उसमें घी क्या डालना चाहिए, बिल्कुल ये मेरे मन में ये आता है। हाँ, बूचा को लेके एक इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए और उसमें दो राय नहीं हो सकती। जो वहां पे नरसंहार हुआ है उसको कोई भी वो काबिले बर्दाश्त नहीं है किसी के लिए जी। लेकिन इस वक्त एक समझ बूझ के काम लेना है, क्योंकि रूस जो है वो ना ही लिबिया है ना नॉर्थ कोरिया है। मेरे मन में तो ये आता है कि किसी तरह समझदारी से इस मामले को हमें निपटाना है, इस युद्ध को खत्म करना है। लेकिन अमेरिका और नेटो तो ये बिल्कुल एक जिद पकड़ ली है उन्होंने कि रूस को जब तक पूर्ण रूप से हम जलील नहीं कर दें तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। अब अगर इसी रास्ते पे चलना है तो इसका अंजाम क्या होगा ये मुझे इस वक्त मुश्किल दिख रहा है। बिल्कुल काटजू साहब, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई अमेरिका की तरफ से या नाटो की तरफ से बार बार ये बात दोहराई जाती है कि नहीं हम सैन्य मदद नहीं करेंगे किसी भी तरीके की इस युद्ध में, वरना तो ये युद्ध जो है वो डायरेक्ट युद्ध हो जाएगा। तो लेकिन सवाल ये है कि इस युद्ध को खत्म करने का भी कोई कदम इन देशों की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो आज हुआ है ये एक और उकसावे वाला काम अमेरिका और नेटो ने किया है। क्या, सॉरी, ये लास्ट आपका प्रश्न उकसावे वाला किस तरह का काम आपने पूछा? उकसावे वाला सर, और उकसाने वाला, बिल्कुल रूस को ये उकसाया तो गया ही है रूस को, और जब महाशक्तियां एक दूसरे को उकसाने लगती, इतना पूर्ण रूप से प्रहार करती हैं, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा इस पर किसी को कहना या बिल्कुल विश्वास के साथ कहना मुश्किल है। अब आप देखिए जो वोटिंग रिजल्ट आपके सामने है, वो जो वोटिंग रिजल्ट यूएनजीए में उनके आक्रमण पे था उससे बहुत अलग है। उसमें मुझे अगर याद है, प्रणय शायद को ज्यादा याद होगा, उसमें 140 देशों ने अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन इस बार आप देखिए इन फेवर 93, खाली 93 हैं, अगेंस्ट
24 हैं जी। और एब्सटेंशन 58 है, 58 जिसमें है, शायद जी। भारत ने भी एब्सटेन किया। जी, बिल्कुल, भारत ने भी आप abstain देख रही हैं कि इसमें लोग जो हैं वो परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दुनिया एक तरीके से दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहां से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को परमाणु खतरे में रोमाना, धकेलते 93 हुए ये महाशक्तियां नजर आ रही हैं। माफ कीजिएगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।